हाय मित। जैसे कि आप एज अ फुल स्टैक डेवलपर एज अ एम्प्लॉयमेंट के लिए जॉब के लिए आप आए हो, तो सबसे पहले आप आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम मीत फलानी है। मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ मंच टेक में। एज अ फ्रेशर हूँ, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ। क्या बात कर रहे हो, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो? नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से। तो आप नॉन टेक्निकल हो तो आपको टेक्निकल में क्यों आना है? टेक्निकल में अभी करियर ग्रोथ बहुत अच्छा है, इसीलिए। ओके, मतलब आप भी उसी तरीके से करना चाह रहे होगे जैसे अदर स्टूडेंट्स कर रहे हैं या अदर इंटर्न कर रहे हैं, मतलब जो आईटी फील्ड में पैकेजेस देख के आते हैं, तो आप पैकेजेस देख के आना चाहते हो या आपको आईटी फील्ड में आके कुछ एडवेंचर मतलब कुछ डेवलपमेंट करना है खुद का? डेवलपमेंट के लिए आया है खुद के। अच्छा, ओके। तो क्या कोई कंपनी आपको ऐसे मिल जाए और आपको कहे कि 6 महीने के लिए मैं आपको थोड़ी कम सैलरी दूंगा पर आपको इधर सीखने को ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, और उसके बाद आपको ग्रोथ मिलेगा, तो क्या आप जाना चाहोगे? हाँ, ज़रूर। ओके, ठीक है। मतलब आपको नॉलेज से मतलब प्रेम है, ऐसा नॉलेज कह सकता नॉलेज। हो। बराबर, ठीक है, कंपेरेटिव टू पैकेजेस। ओके, नाइस, ठीक है। तो आज मैं मेरी कंपनी की बात करूँ तो मेरी कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड है और समटाइम्स हम सर्विस बेस्ड भी काम करते हैं। तो आपको प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड के बीच में डिफरेंस पता है? हाँ सर। क्या है, व्हाट इज़ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी अपनी खुद की प्रोडक्ट बनाती है और वो सेल करती है मार्केट में। मतलब ओके, जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट। जैसे कि कोई वीडियो पोर्टल, लर्निंग पोर्टल खुद का बना के। ओके, वो तो आज मेरे हिसाब से आप मेरी कंपनी का ही हाँ, आपका। प्रोडक्ट पढ़ के आए लगते हो। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। और सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट का? सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट में बाहर से नए नए प्रोजेक्ट लाए जाते हैं, उन पर वर्क करते हैं वो लोग। ओके, जैसे कि फ्रीलांसिंग वर्क हो हाँ, गया। फ्रीलांसिंग वर्क। ओके, ठीक है। ओके, तो ठीक है, आपका इंट्रोडक्शन आपने अच्छे से दे दिया है। अब जैसे कि आपको टेक्निकल राउंड में सॉरी एज आपको टेक्निकल फील्ड में जाना है, क्यों जाना है वो भी आपने बता दिया। अब मैं आपको पूछना चाहूँगा कि एज अ फुल स्टैक के अंदर अब मैं आपके इंटरव्यू क्वेश्चन चालू करता हूँ। तो एज अ फ्रंट एंड डेवलपर मैं अगर आपको पूछूँ व्हाट इज़ वेब पेज? वेब पेज मतलब एक एप्लीकेशन है, यूज़र इंटरफेस होगा वो। वेब पेज यानी यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशन? नो, कोई बात नहीं, मैं देखो इधर मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस कर रहा हूँ मैं आपको नोट डाउन करता जाता हूँ, ठीक है, और उसमें मैं राइट और रॉन्ग करता जाऊँगा। आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके सामने राइट और रॉन्ग और लास्ट में आपको रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक है। व्हाट इज HTTP प्रोटोकॉल? HTTP प्रोटोकॉल लिंक है फ्रंट एंड और सर्वर के दोनों के बीच को लिंक करने के लिए। नहीं, HTTP एक प्रोटोकॉल है। मतलब वो डेटा ट्रांसफ़र करता है फ्रंट एंड से बैक एंड तक। हाँ, मतलब वो हाइपर टेक्स्ट हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, मतलब वो रूल्स रेगुलेशन रूल्स डिसाइड करता है और वो डिसाइड करता है कि पर्टिकुलर डेटा ट्रांसफर करना या नहीं करना, करे तो रिस्ट्रिक्शन रखना एक्सेट्रा। ओके, मतलब वो तो बहुत ही डिटेलिंग में, पर आपका क्वेश्चंस बहुत मतलब आंसर सॉरी आपका आंसर बहुत ही शॉर्टली है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मैं आपको ये क्वेश्चंस करना चाहता हूँ, मैं जनरली ये क्वेश्चंस करता हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि किसको वेब डेवलपमेंट के रिगार्डिंग बहुत डेप्थ में नॉलेज है या नहीं। तो मैं अगर आपको पूछना चाहूँ वेब डेवलपमेंट के अंदर वेब एप्लीकेशन अगर आपको बनाना है तो सबसे बिगेस्ट लैंग्वेज कौन सी है? फास्टेस्ट बिगेस्ट सबसे बिगेस्ट लैंग्वेज? बिगेस्ट लैंग्वेज में जावास्क्रिप्ट अभी तो है। जावास्क्रिप्ट थोड़ी ना मतलब आपको वेब ब्राउज़र पे आउटपुट देता है। नहीं, वो तो HTML देता है वेब ब्राउज़र। HTML देता है ना, हाँ, तो ओवरऑल द ओवरऑल HTML वो तो पहले ओवरऑल द HTML हो HTML। गया ना। हाँ। तो मतलब जावा हो गया, PHP हो गया, पाइथन हो गया, डॉटनेट हो गया, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मैं बात करूँ, राइट, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर मैं वेब डेवलपमेंट करता हूँ या वेब एप्लीकेशन बनाता हूँ, ठीक है, तो उसमें वेब पेज एंड ऑफ द मुझे किस में आउटपुट देता है? HTML ब्राउज़र में ही देगा।
ओके, ब्राउजर HTML, ठीक है। तो फिर अगर HTML ही वेब एप्लीकेशन बना देती है, तो फिर मैं दूसरी प्लेटफॉर्म या दूसरी लैंग्वेज या दूसरे फ्रेमवर्क को क्यों यूज़ करूँ? HTML आपको वेब पेज बना के देती है, लेकिन उसको जो यूज़र के डेटा कलेक्ट करने हैं, उसको सर्वर साइड भेजनी है, रिक्वेस्ट स्टोर करने हैं डेटाबेस में, उसके लिए फ्रेमवर्क, बैकएंड साइड सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि HTML से वेब पेज बन गया, डिज़ाइन ठीक करके है, देता है हमें। डिज़ाइन करके देता है, ओके। तो बाकी की दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या करती है? वो उस वेब पेज को मीन्स के मूवेबल करती है, वर्केबल बनाने का काम करती है। HTML में आप बटन बनाते हो तो वो सिर्फ बटन ही होगा, लेकिन दूसरे फ्रेमवर्क से आप उस बटन पर क्लिक करेंगे, जो प्रोसेस होगी उस फ्रेमवर्क के थ्रू होगी। ओके, ठीक है। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक वेब पेज एंड डायनेमिक वेब पेज? स्टैटिक वेब पेज में ऐसा होता है कि वो वेब पेज में सिर्फ कंटेंट स्टैटिक ही रहता है। डायनेमिक वेब पेज में कंटेंट वो मीन्स के होम पेज में कंटेंट चेंज होता रहता है। सिर्फ होम पेज में होगा? मतलब उसका एक मास्टर पेज होगा, उसके बीच में सिर्फ कंटेंट चेंज होते रहते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन। नहीं, वो तो सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन का आंसर हो गया। मैंने पूछा है कि स्टैटिक वेब पेज और डायनेमिक वेब पेज के बीच में डिफरेंस क्या है? स्टैटिक वेब पेज में मतलब उसमें कोई कंटेंट आप चेंज नहीं कर सकते, हम्म, वर्किंग नहीं होगा कोई उसमें। और डायनेमिक में आप कंटेंट चेंज करते हो या कुछ अपडेट कर सकते हो। तो कैसे होता है अपडेट ऐसे? वो सब ये फ्रेमवर्क, लॉजिक, बैकएंड साइड। ओके, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अगर HTML, मैं कोई HTML पेज बना रहा हूँ, ठीक है, तो उस HTML पेज के अंदर मैं कौन सी लैंग्वेज का कोड डायरेक्टली लिख सकता हूँ? HTML के अंदर तो आप डायरेक्टली तो स्क्रिप्टेड में जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं पहले तो। और दूसरी कौन सी लैंग्वेज? दूसरी पाइथन लिख सकते हैं। पाइथन? नहीं, पाइथन डायरेक्टली नहीं, HTML में लिख सकता हूँ? क्या बात कर रहे हैं? जावास्क्रिप्ट एक ही है। जावा से? क्यों CSS नहीं लिख सकता? हाँ, CSS है ना। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTML एंड CSS? HTML टैग है जो एक सिंपल प्लेन होता है टेक्स्ट, और CSS है उसको वो स्टाइल शीट है जो HTML को स्टाइल प्रोवाइड करती है अलग अलग। ओके, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मान के चलो आपने कोई एक पेज बना दिया, ठीक है, एक सिंपल HTML पेज बना दिया। उस HTML पेज के अंदर सिंपल आपने H1 टैग लिख दिया, हेलो, ठीक है, और उसी के नेक्स्ट में आपने P टैग में पैराग्राफ लिख दिया, उसमें भी हेलो लिख दिया, P टैग में भी हेलो लिख दिया, पैराग्राफ नहीं लिखा, ठीक है। उस फाइल को आपने रन कर दिया, ठीक। रन करते ही H1 टैग बोल्ड अक्षर में आउटपुट देता है, और P टैग में जो मतलब जो हेलो लिखूंगा वो एकदम स्मॉल, एकदम एज अ पैराग्राफ टाइप दिखेगा, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन H1 एंड P टैग? H1 टैग में CSS डिफ़ॉल्ट होते हैं, जो बोल्ड दिखता है उसके CSS जब पहले से ही सेट किए हुए थे डिफ़ॉल्ट, उसकी फ़ॉन्ट साइज बोल्ड। और पैराग्राफ टैग में वो डिफ़ॉल्ट नहीं होते, अलग होते हैं। ओके, कोई बात नहीं, लास्ट में आपका प्रैक्टिकल राउंड भी लिया जाएगा, प्रैक्टिकल भी क्वेश्चंस करेंगे। राइट नाउ नॉर्मल कम्युनिकेशन फॉर द टेक्निकल क्वेश्चंस। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि HTML की जितनी भी टैग्स है उन सारी टैग्स के अंदर बाय डिफॉल्ट CSS दे रखी है? जी। ओके, वो हम कैसे देख सकते हैं? वो हम जैसे टैग अगर का अगर यूज़। जैसे कि एग्जांपल है कि H1 टैग है, हाँ। राइट, वो इतना बोल्ड है, हाँ, अगर मुझे देखना ही है कि इस टैग के अंदर क्या डिफॉल्ट CSS दे रखी है, तो वो मैं कहाँ से देख सकता हूँ? वो आप ब्राउज़र पे जाके राइट क्लिक करके कंसोल में देख सकते हैं। कंसोल में देख सकता हूँ? ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको अगर नेक्स्ट क्वेश्चंस करूँ, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग?
क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है, वो जो फ्रंट एंड होते हैं उसको क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग देती है, जो सिर्फ यूज़र को दिखाई देती है वो। और जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है वो बैकएंड में डेटा रन करते हैं सब, वो सर्वर को, वो यूज़र को नहीं दिखता। अच्छा, उसको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग हाँ, कहते उसको हैं। सर्वर। तो मैं अगर क्वेश्चंस करना चाहूँ आपको, कि जैसे कि एग्जांपल लेके मैंने एक HTML फाइल बना दी, मैं इसमें से एक और क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। जावास्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग? जावास्क्रिप्ट वैसे देखें तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है। ओ, जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है, ठीक सर्वर। है। ठीक है, तो फिर रिएक्ट जेएस क्या है? रिएक्ट जेएस जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, ओके। तो उसको आप रन किससे करते हो? नोड। तो नोड क्या है? नोड वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है जावास्क्रिप्ट। तो ओवरऑल जावास्क्रिप्ट ओवरऑल इज, जावास्क्रिप्ट मतलब सर्वर साइड है स्क्रिप्टिंग है, लेकिन उसकी लाइब्रेरी फैसिलिटी देती है कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग भी आप उसमें कर सकते ऐसा नहीं कहा जाता, ऐसा कह सकते हो कि जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड और सर्वर साइड बोथ है, okay, not only client side, not only server side. JavaScript is a both client side and server side both. Whenever we will write a code in a direct HTML file, और चलो छोड़ो, अगर आप कोई HTML फाइल बना रहे हो और उसके अंदर मान के चलो जावास्क्रिप्ट का कोड आप डायरेक्टली लिख रहे हो और उसको आप डायरेक्टली रन कर देते हो, ठीक है, उधर कोई सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं, तो उस टाइम पे उस जावास्क्रिप्ट के कोड को आप क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट कहोगे, समझे? और अगर उस HTML फाइल के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड आप लिख रहे हो पर उसको रन करने में मान के चलो कि आपको किसी सर्वर या किसी एनवायरनमेंट की आवश्यकता पड़ती है, तो उस जावास्क्रिप्ट के कोड को आप सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कहोगे। जावास्क्रिप्ट दोनों तरीके से यूज होता है, ठीक है। अब मैं और क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा। जावास्क्रिप्ट इज असिंक्रोनस लैंग्वेज और सिंक्रोनस? हैं। असिंक्रोनस। asynchronous. What is the difference between synchronous and asynchronous? सिंक्रोनस लैंग्वेज में क्या होता है, जब हम रिक्वेस्ट सर्वर साइड जाती है तो कोड वहीं पे रुक जाता है वर्क करना, वो जब तक रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स नहीं आता तब तक बाकी की प्रोसेस ऐसे ही प्रोसेस एक पेंडिंग में रहती है। और एसिंक्रोनस में ऐसे वेट नहीं करता कि किसका, वो एक रिक्वेस्ट भेजी उसका रिस्पॉन्स आए बाद में आगे की प्रोसेस, वो आगे की प्रोसेस चालू कर ही देता है अभी पे। ओके, नाइस। तो आप कहना ये चाहते हो कि जैसे कि सिंक्रोनस प्रोसेस के अंदर मैंने कोई 3 फंक्शन लिखे हैं और तीनों के तीनों अगर सिंक्रोनस है तो वो पहला फंक्शन ख़त्म नहीं करेगा तब तक वो दूसरा फंक्शन स्टार्ट नहीं करेगा। जी। ओके, पहले फंक्शन का मतलब टोटल आउटपुट देगा, उसके बाद ही वो दूसरा। दूसरे फंक्शन का आउटपुट देगा। ओके, ठीक है। और असिंक्रोनस मतलब मैं 3 फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो वो पहला कॉल करते ही दूसरा स्टार्ट कर लेगा, वो पहले का पूरा आउटपुट मतलब आउटपुट जब तक नहीं आएगा तब तक वो वेट नहीं करेगा। वेट पर से मुझे क्वेश्चन आया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असिंक एंड अवेट? असिंक एंड अवेट, असिंक अवेंट मतलब वो सिंक्रोनस में अगर आप एसिंक्रोनस का यूज़ करना चाहते तो आप असिंक अवेट के यूज़ से कर सकते नहीं नहीं, आप उल्टा बोले। हो, मतलब एसिंक्रोनस। असिंक्रोनस प्रोसेस को सिंक्रोनस सिंक्रोनस बनाने के लिए असिंक। असिंक। ओके, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जैसे कि आप कोई एग्जाम्पल लेके फंक्शन बना रहे हो, उस फंक्शन के आगे असिंक लगा देते हो, ठीक है। पहला तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं असिंक लगाऊंगा कब, ठीक है। और अगर मैं लगा देता हूँ तो उस फंक्शन को मैं कॉल करूंगा और मान के चलो वो फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, तो उसको मैं हैंडल कैसे करूंगा? उसको असिंक अवेट को हैंडल करने के लिए ट्राई कैच। मतलब आप ट्राई कैच कह रहे हो या देन कैच कह रहे हो? मतलब धेन कैच हो, असिंक अवेट में धेन कैच हो, धेन का यूज़ करके उसको हैंडल हैंडल, करना। ठीक है। व्हाट इज द कॉल बैक फंक्शन? कॉल बैक फंक्शन मतलब वो कॉल होता है, उसका बैकएंड में प्रोसेस चालू रहता है, वो आपको प्रोसेस चालू रहेगा मतलब उसका आउटपुट आएगा, लेकिन वो कब आएगा वो नहीं, उसका टाइमिंग फिक्स नहीं होगा। कॉल बैक फंक्शन का कोई एग्जांपल दे सकते हो आप?
आपने रियल टाइम को यूज़ किया हो वैसा कोई कॉल बैक फंक्शन का यूज़? सेट इंटरवल, हाँ सेट टाइम आउट, बेसिक कॉल बैक फंक्शंस के Basic. एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ऐड इवेंट लिस्टनर हो गया, ये सारे कॉल बैक फंक्शंस के एग्जांपल हैं, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एरो फंक्शन एंड एनोनिमस फंक्शन? एरो फंक्शन में, एनोनिमस फंक्शन में मतलब सिर्फ बॉडी पार्ट में व्हाट इज दिस कीवर्ड? दिस कीवर्ड प्रॉपर्टी एक्सेस करने के लिए है। किसी भी मतलब हम दिस कीवर्ड के यूज से किसी क्लास या ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी होती है। तो फिर ऑब्जेक्ट क्या है? अगर प्रॉपर्टी एक्सेस करना है तो लोग ऐसा कहते हैं कि किसी भी क्लास की प्रॉपर्टी एक्सेस करनी हो तो हम क्लास के ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर सकते हैं। तो फिर दिस क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है? दिस कीवर्ड है जो सिर्फ जिस क्लास का होगा उसकी प्रॉपर्टी एक्सेस करेगा उस क्लास के अंदर। ओके, उस क्लास के अंदर, क्लास के ठीक है। मतलब करंट क्लास का करंट करंट क्लास की ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, ठीक। नो डाउट ये सारे मैं प्रैक्टिकल्स भी आपको पूछने वाला हूँ, अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ टेक्निकली कम्युनिकेशंस कर रहा हूँ। व्हाट इज न्यू कीवर्ड? न्यू कीवर्ड मतलब कोई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको नई मेमोरी में स्टोर करने के लिए न्यू कीवर्ड का यूज। अगर न्यू कीवर्ड ना होता तो क्या इश्यू होता? तो जो पुराना ऑब्जेक्ट है उसमें जो कोई डेटा अपडेट किया वो वहीं से शुरू करता है। ओके, मतलब आप तो एक काम कर सकते हो, आप मुझे स्टैटिक कीवर्ड का आंसर दे सकते हो। व्हाट इज स्टैटिक कीवर्ड? स्टैटिक कीवर्ड मतलब जो लास्ट प्रोसेस उसकी हुई है वहीं से वो प्रोसेस आगे स्टार्ट करता है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई प्रोसेस की गई है, अपडेट डिलीट कुछ की। ओके, तो मतलब ये हो गया कि न्यू कीवर्ड से स्टैटिक को कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कह सकते हैं? हाँ ऐसा कैसे, मतलब वो न्यू मतलब वो जैसे पहले डिफ़ॉल्ट था वहीं से शुरू करेगा न्यू कीवर्ड में, नई मेमोरी अलोकेट करके। ओके, ठीक है। आपने व्हाट इज इवेंट? इवेंट मतलब जब भी वेब पेज पर कोई प्रोसेस होती है, क्लिक, कर्सर, अप डाउन, वो इवेंट। ओके, हाउ मेनी इवेंट्स आर देयर? ऑन क्लिक, ऑन कर्सर, अप डाउन, ओके, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस, माउस ओवर, ओके। देन आपने एनी टोटल की आप प्रेस, की अप, आपने टोटल कितनी इवेंट्स यूज की हुई है? है तो की प्रेस, की अप, होवर माउस वाली, बटन, ओके, ऑन क्लिक, ऑन स्क्रॉल। ओके, ठीक है। व्हाट इज डॉम? डोम मीन्स डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, मॉड्यूल, मॉडल। ओके। ये तो फुल फॉर्म नहीं हो गया? हाँ मतलब डोम वेब पेज का अगर एक फुल आपको कोई फॉर्म। डॉम रिप्रेजेंट करने को कहे कि व्हाट इज डॉम, आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? डोम मतलब वेब पेज पे जो आउटपुट आता है जावास्क्रिप्ट का उसको डोम कहते हैं। ओह सीरियसली? मीन्स ठीक यूजर है। साइड जो यूआई यूएक्स होता है नो, उसको डॉम नहीं कहा जाएगा, कोई बात नहीं। व्हाट इज बॉम? बॉम मीन्स ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, जो ब्राउजर का मॉडल है पूरा उसको बॉम। एज पर डॉम, एज पर डॉम, एज पर डॉम ट्री रूट एलिमेंट कौन सा है? रूट एलिमेंट बॉडी है। बॉडी। वेब पेज का रूट एलिमेंट कौन सा होता है? बॉडी। तो HTML क्या है? HTML इस पर से मुझे CSS का क्वेश्चन याद आ गया।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन REM EM? आपने REM और EM का यूज किया हुआ? नहीं हुआ। कोई बात नहीं। आपने CSS में पोजीशंस का यूज किया हुआ? हाँ, पोजीशंस की है। कितनी पोजीशंस है? कोई बात नहीं। CSS का कितने हद तक आपको नॉलेज है? CSS का थोड़ा बहुत है वैसे तो। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको कोई एग्जांपल लेके कह दे कि ये एक फोटोशॉप की फाइल है, ठीक है, और उसको डिज़ाइन करना है, तो आप कर लोगे? हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। उतना काम नहीं किया है तो HTML से। ओके, कोई बात नहीं। देन चलो आपको एक टेक्निकल क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेके कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, और स्ट्रिंग में मैंने विजय लिखा है और मुझे चेक करना है। मैं सिर्फ आपका एक बेसिक फंडामेंटल चेक करना चाहता हूँ कि अगर विजय है और विजय में से मुझे बेसिक चेक करना है कि इस स्ट्रिंग के अंदर आई नाम का कैरेक्टर है या नहीं, तो आप कैसे चेक करोगे? क्या आप लॉजिक क्या लगाओगे? लॉजिक में हम उसके लिए पहले फॉर लूप लिखेंगे, न्यूमेरिकल लूप। वो जो स्ट्रिंग होगी उसकी लेंथ तक उसकी लूप की लिमिट होगी। फिर उसमें हम कंपेयर करेंगे जो वेरिएबल लिया होगा उसको इफ एल्स में डाल के, इफ आई इज इक्वल डबल इज इक्वल टू वो मिलता है तो अलर्ट करा देंगे कि ओके, ठीक है। और अगर मुझे यही चीज़ कोई इनबिल्ट मेथड से करना हो तो स्ट्रिंग की कोई मेथड है ऐसी? हाँ, उसमें कंटेंट नाम की मैच नाम की मेथड है। ओके, नाइस। स्ट्रिंग इज अ इम्यूटेबल क्लास और म्यूटेबल? नो आइडिया। No, ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड सेट? आपने लिस्ट का यूज किया हुआ है? लिस्ट का यूज़ किया। ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिस्ट? लिंक्ड लिस्ट, हैश्ड लिंक्ड लिस्ट, हैज लिंक्ड लिस्ट? हैश नहीं वो ऐसा कोई नहीं है। लिंक्ड लिस्ट, डबली लिंक्ड लिस्ट। नो, वो तो सारे सेट के टाइप्स आप बोल रहे हो। लिस्ट का तो सिंपल लिस्ट ही है। दो, एरे लिस्ट, हाँ, लिंक लिस्ट, वेक्टर। ओके, कोई बात नहीं। डेटा स्ट्रक्चर का नॉलेज है बेसिकली? हाँ बेसिक है थोड़ा। ओके, तो जैसे कि अगर आपके सामने मैं 7-8 डायमेंशन तक लिस्ट ले लूँ, ठीक है, और मान के चलो उसमें से कोई भी डेटा फिल्टर करना है, तो क्या आप कर सकोगे? हाँ, ओके, ठीक है, ठीक है। व्हाट इज रिकर्जन? रिकर्जन मीन्स जो फंक्शन होता है उसको उसके अंदर ही कॉल करना जब तक कि वो फंक्शन की जो कंडीशन ट्रू ना हो। कंडीशन फॉल्स हाँ, ना। फॉल्स। ट्रू है तो फॉल्स ही। हाँ, ओके, ठीक है। उप्स के कंसेप्ट थोड़े ठीक है। हाउ मेनी उप्स कंसेप्ट्स? 4 टाइप। ओके, क्या मैं आपको क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा कि जैसे ऑनलाइन बोलते हैं कि 4 टाइप्स ऑफ उप्स कंसेप्ट, तो इज इट राइट और रॉन्ग? राइट। तो मैं कोई क्लास लिखूँ, उस क्लास के अंदर कोई वेरिएबल लूँ और मैं उसका ऑब्जेक्ट मतलब कंस्ट्रक्टर कॉल करके मेमोरी एलोकेट करके उसकी उस वेरिएबल को एक्सेस करूँ, तो इसको मैं उप्स नहीं बोल सकता? बोल सकते हैं वैसे। तो लोग क्यों उप्स के कंसेप्ट 4 ही बोलते हैं? मतलब वो क्लास में प्रॉपर्टी एलोकेट कराने के लिए 4 है तो वैसे। प्रॉपर्टी एलोकेट कराना। वंस अगेन मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। जैसे कि मैंने कोई क्लास बनाया, उस क्लास के अंदर मैंने एक सिंपल वेरिएबल ले लिया
उस वेरिएबल को मुझे बाहर कहीं पे भी एक्सेस करना है, तो मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और उस ऑब्जेक्ट से मैं उस वेरिएबल को एक्सेस करता हूँ, ठीक है। तो इतने कोड को मैं उप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कह सकता हूँ या नहीं कह सकता? हाँ, कह सकते हैं। तो फिर लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट में 4 ही क्यों बोलते हैं? वो 4 मेन मेथड है इसीलिए। ओके, मतलब मेन उप्स मेन कंसेप्ट ऑप्शन है। से तो मैंने तो आपको सिर्फ उप्स कंसेप्ट पूछा था। मतलब तो 5 5 हुए? मतलब ये मैं कॉल करने का ऑब्जेक्ट भी आ गया उसमें से, तो बहुत सारे होंगे। बहुत सारे, हाँ। मतलब आप जिस तरह जिस यूज तरह यूज करोगे। करेंगे। ओके, मतलब ऑब्जेक्ट जहाँ पे भी क्लास आता क्लास है वो पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग Oops. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया। ओके, ठीक है। रिएक्ट जेएस पे काम किया हुआ है? हाँ, थोड़ा बहुत। थोड़ा, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉम एंड वर्चुअल डॉम? डोम में जब हम कोई काम करते हैं तो डोम का जो पूरा पेज होता है वो अपडेट होता है। वर्चुअल डोम है वो डोम का कोई छोटा सा जो पार्ट होता है पेज में, सिर्फ वही अपडेट होगा। ऐसा क्यों होता? ऐसा इसलिए कि रिएक्ट में वो फैसिलिटी दी गई है वर्चुअल, कि आप डोम का कोई फिक्स पार्ट लेके उसको कर सकते हो अपडेट या रिमूव। ओके, रिएक्ट में ऐसी फैसिलिटी दी गई है इसलिए, ठीक है, कोई बात नहीं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट? यूज स्टेट मतलब यूज स्टेट से हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब मतलब यूज स्टेट से कोई वेरिएबल में जब डेटा अपडेट करना हो, सेट करने के लिए यूज स्टेट का यूज़ होता है। ओके, और यूज़ इफेक्ट है जो मीन्स वो डेटा हमको अलर्ट कराना है कोई प्रोसेस के पहले या उसके लिए। व्हाट इज कंपोनेंट एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपोनेंट? कंपोनेंट्स कितने टाइप के हैं? तो आपने रिएक्ट पे कह रहे हो आपने काम किया हुआ है, तो रिएक्ट में काम कर रहे होगे तो कंपोनेंट तो आप पहले दिन ही बना रहे हाँ, होगे। कंपोनेंट बना। तो कंपोनेंट कितने टाइप के होते हैं? मतलब कंपोनेंट हम जितने वर्चुअल बनाए उतने। ऐसा नहीं, आप जब कोई कंपोनेंट बनाते हो तो उसमें आप क्लास का यूज करते हो या फंक्शन का यूज करते फंक्शन का हो? ओके, आपने क्लास कंपोनेंट यूज किया? नहीं। व्हाट इज प्रॉप्स? प्रॉप्स मीन्स लाइक डेटा के लिए यूज़ होता है। डेटा डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए प्रॉप्स का यूज़ करते हैं यूज़र साइड से लेकर। कहाँ ट्रांसफर करने के लिए? एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में लोड कराना है डेटा। ओके, तो अगर मुझे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा ट्रैवलिंग ना करवाना हो तो उसका कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन है? उसके लिए यूज़ कंटेक्स्ट, मतलब एक कंटेक्स्ट बना करके आप उसका यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट। व्हाट इज यूज कंटेक्स्ट? यूज़ कंटेक्स्ट हुक है जो कोई डेटा का परमानेंट ऐसा कंटेक्स्ट क्रिएट कर देता है जो आप ग्लोबली यूज़ कर सकते हो किसी भी कंपोनेंट में। ओके, ठीक है। रिएक्ट कैसे है? रिएक्ट आपको कैसे एप्लीकेशन बना के देता है? मतलब उसका जो रेंडरिंग होता है वो क्लाइंट साइड रेंडरिंग होता है या सर्वर साइड रेंडरिंग? वो क्लाइंट साइड रेंडर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट साइड रेंडरिंग एंड सर्वर साइड रेंडरिंग? क्लाइंट साइड रेंडरिंग में जब वो रेंडरिंग होता है तो क्लाइंट का जो वेब पेज उसको जो दिखता है उसमें रेंडर होता है, और सर्वर साइड रेंडरिंग में प्रोसेस दिखती नहीं क्लाइंट को। ओके, अगर मैं रिएक्ट जेएस में कोई प्रोजेक्ट बनाऊँ और मान के चलो आपने कोई एक सिंपल सा पेज बना दिया
और रिएक्ट जेएस में मान के चलो आपने उस पेज को रन कर दिया, ठीक है, पहला पेज, उसमें 2-3 कंपोनेंट बना के उसको रन कर दिया, ठीक है। तो कंट्रोल यू आपको पता है, कोई भी पेज के अंदर हम कंट्रोल यू दबाते हाँ, तो उसका सोर्स कोड source दिखता है, ठीक है। तो रिएक्ट जेएस में सोर्स कोड में क्या दिखेगा? रिएक्ट जेएस में सोर्स कोड में नहीं दिखता HTML CSS। ओके, उसमें जो कस्टम टैग्स क्रिएट किए हुए थे वो सीधे, हाँ, मतलब हेड बॉडी उतना ही दिखेगा हमको। ओके, मतलब वो कौन से पेज में लिखा हुआ होता है? वो head वाला? app.js फाइल में जो होता है रूट ऐप वही। तो index.html फाइल हाँ, किसके मतलब लिए? index.html में ओके, मास्टर पेज होम पेज जो होता है रिएक्ट का। ओके। व्हाट इज Node.js? Node.js इज वन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो ओके, हमें जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए लिखने की परमिशन देता है और एक सर्वर क्रिएट करके देता है। ओके, ओके। व्हाट इज npm? npm नोड पैकेज मैनेजर है जो जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइड हम यूज़ करते हैं तो जिसमें पैकेजेस की ज़रूरत पड़ती है वो इंस्टॉल करके उसका यूज़ करने के लिए। सिर्फ इंस्टॉल करके देगा? नहीं, उसका यूज़ करना है, उसको मैनेज करेगा। ओके, मतलब इंसर्ट, अपडेट, डिलीट सब कुछ हाँ, बोल सब सकते हैं, सब कुछ। ठीक है। व्हाट इज npx? npx फैसिलिटी है जो आप npm के अदर में यूज़ कर सकते हैं। npm में आपको कोई पैकेज यूज़ करना है तो इंस्टॉल करना पड़ेगा और npx में आप उसको बिना इंस्टॉल किए डायरेक्ट ऑनलाइन यूज़ कर सकते हो। ओके। व्हाट इज packet.json फाइल? पैकेट.json फाइल में सारी डेफिशिएंसी लिखी हुई होती है जो प्रोजेक्ट में जो जो पैकेजेस यूज़ हुए हैं उसकी डिपेंडेंसीज, डिपेंडेंसी। ओके। व्हाट इज डिपेंडेंसीज? डिपेंडेंसीज में जो प्रोजेक्ट में जो यूज़ हुए हैं मीन्स जो पैकेजेस उसका कौन सा वर्जन है वो सब लिखा है। ओके। तो packet.json फाइल सिर्फ उसके लिए यूज होती है, डिपेंडेंसीज के लिए यूज होती है, कि उसका कोई अदर यूज भी है? नहीं, सिर्फ डिपेंडेंसीज। ओके। आपने कोई एपीआई बनाई हुई? हाँ, पोस्ट ये नोड में आपने कितना काम किया हुआ? उसमें भी थोड़ा बहुत किया हुआ। ओके। आप एपीआई के लिए क्या यूज करते हो, नेस्ट जेएस या एक्सप्रेस जेएस? एक्सप्रेस जेएस। ओके। एक्सप्रेस जेएस में बेसिकली जावास्क्रिप्ट में कोड लिखते हो या टाइपस्क्रिप्ट में? ECMAScript में लिखते हैं वैसे तो एडवांस। मतलब अच्छा, आपकी जो फाइल का एक्सटेंशन होता है वो हाँ, .js रखते हो या .ts रखते हो? .js ओके, मतलब बेसिकली आपने जावास्क्रिप्ट पे काम जावा। किया हुआ है, ठीक है। ओके, तो जैसे कि लिए मैं आपको पूछूं, हाउ मैनी सर्विस मेथड्स आर देयर? 4 टाइप, कौन सी? पोस्ट, गेट, डिलीट और पुट। ओके, ये क्या है, मतलब क्यों आवश्यकता पड़ती है इन मतलब सर्विस मेथडों का, क्या आवश्यकता सर्विस है? मेथड जो फ्रंट एंड साइड से डेटा आता है उसका जो एपीआई कॉल होती है हम्म, उसके थ्रू वो अलग अलग डिफ्रेंशिएट किए गए हैं कि उसका सबका अलग अलग काम है उसकी वजह से। जैसे पोस्ट सर्विस मेथड का काम है फ्रंट एंड साइड से डेटा लाना सर्वर तक। ओके, तो गेट मेथड का क्या काम होता है? गेट का काम है डेटा लाना और पोस्ट का काम है मतलब डेटा सेंड करना। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरम एंड क्वेरी स्ट्रिंग? ओके, राउटिंग क्या है?
लोग कहते हैं राउटिंग राउटिंग राउटिंग, राउटिंग क्या है? राउटिंग मतलब जो पोर्शन होते हैं वो चेंज होते रहे ना। राउटर मीन्स जो कोई डोम और कंपोनेंट है हमारा, वो उसकी जगह कोई नया कंपोनेंट आना, राउट होना, उसको चेंज करना। ओके, यही चीज़ मैं नोड जेएस की भाषा में पूछूँ तो, मतलब एज अ एक्सप्रेस जेएस की भाषा में पूछूँ तो राउटिंग क्या है? उसमें राउटिंग मेथड से अलग, ये 4 सर्विस मेथड के ऊपर जो मतलब फ्रंट एंड के ऊपर जो चेंज होता है डोम में पेज, सेम बैकएंड में ही वैसे ही उस पेज के जो एपीआई है वो राउट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ओके, ठीक है। एग्जाम्पल लेके, अगर मैंने फ्रंट एंड साइड से डेटा भेजा, ठीक है, और मुझे बैकएंड में उसको गेट करना है, तो मैं क्या कोड लिखूंगा? बेसिकली कोई आइडिया बोल सकते हो? उसके लिए हम गेट मेथड से पहले डेटा गेट करेंगे। गेट मेथड से? हाँ, ओके, ठीक है। गेट मेथड में रिक्वेस्ट फंक्शन में एज अ पास होगा आर्ग्यूमेंट, फिर रिक्वेस्ट डॉट वो डेटा जिसमें आया है बॉडी। ओके सर, बॉडी बोला तो उस पर से मुझे क्वेश्चंस आया कि अगर मैं कहीं पे भी डेटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक, उससे भी चलो मुझे पहले क्वेश्चंस याद आए। व्हाट इज एपीआई? एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, जो फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट करने के लिए ओके, इंटरफेस। सिर्फ फ्रंट एंड और बैक एंड को ही कनेक्ट करता नहीं, है? सर्वर टू सर्वर भी था। ओके, मतलब दो एप्लीकेशन को कनेक्ट कर करता है। तो अभी जो क्वेश्चंस पूछा मैंने, जैसे कि बॉडी, तो मैं वाया एपीआई थ्रू अगर मुझे डेटा ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, तो मैं कितने कितने टाइप से डेटा, आपने कितने कितने टाइप से डेटा ट्रांसफ़र किया हुआ है और कौन से टाइप का डेटा ट्रांसफ़र किया हुआ है? बॉडी में डेटा जाता है, एक हेडर में लेके जा सकते हैं, हम्म, फिर पैरामीटर्स में। तो और अभी तो आपको पता नहीं था ना पैरम्स? पैरम्स में उतना डीपली नहीं पता है। ओके, ठीक है। व्हाट इज कंटेंट टाइप? कंटेंट टाइप मतलब जो डेटा आया है उसका कंटेंट। ओके, कंटेंट का टाइप कैसे? कंटेंट क्यों सेट करना पड़ता है कंटेंट टाइप? कंटेंट टाइप सेट के रेस्ट्रिक्शन के लिए, कई बार स्ट्रिंग में कोई नंबर ऐड ना कर दे, नंबर में स्ट्रिंग ऐड हो ना हो, इसीलिए। आपने कितने टाइप का कंटेंट टाइप एपीआई में यूज़ किया हुआ है? नंबर का किया है, स्ट्रिंग का किया है, स्पेशल कैरेक्टर। तो जेसन क्या है? जेसन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नेशन है, जो मीन्स स्ट्रिंग को पार्स और इंक्रिप्टेड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, डिक्रिप्ट प्लेटफॉर्म है। कर। ओके, what is the difference between platform dependent and platform independent language? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज मतलब उसमें डेटा सेम प्लेटफॉर्म से आएगा तो ही वो रिस्पॉन्स होगा और काम का है। और इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म मतलब उसमें कहीं से भी आप डेटा ला सकते हो, वो यहाँ हाँ। पार्स हो जाएगा, डिक्रिप्टेड। कोई बात नहीं, मैं आपको एक सीधा क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट इज प्लेटफॉर्म? ये जो लोग बोलते हैं एज अ, कोई भी डेवलपर नहीं कहते ये प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म को आप क्या कहोगे? प्लेटफॉर्म मीन्स जो हम सर्वर बनाते हैं, जैसे कि नोड भी एक प्लेटफॉर्म ही हुआ सर्वर हुआ। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसको कहते हैं? ओके, जावास्क्रिप्ट इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, एचटीएमएल वो भी प्लेटफॉर्म। इंडिपेंडेंट, ठीक है।
ओके, मोंगोडीबी पे काम किया हुआ थोड़ा? व्हाट इज मोंगूस? मोंगोज पैकेज है नोड में मोंगोडीबी के लिए। तो मोंगोडीबी और मोंगूस के बीच में डिफरेंस क्या है? वो उतना नहीं पता। क्वेरी पता है? आपने कितने टाइप के डेटाबेस यूज किए हुए हैं? डेटाबेसेस में तो मोंगोडीबी एक ही यूज़ किया है अभी ओके, मोंगोडीबी एसक्यूएल है या नो एसक्यूएल है? तक। नो एसक्यूएल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल? एसक्यूएल मतलब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, और नो एसक्यूएल मतलब उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता डेटा का। ओ, तो स्ट्रक्चर बिना ही डेटा स्टोर कर देता है। हाँ, मतलब ऐसे फिक्स डेटा में स्ट्रक्चर में नहीं जाता डेटा। वो जैसे डेटा जाता है उसके हिसाब से ही वैसे ऑब्जेक्ट में स्टोर करते हैं। ऑब्जेक्ट में, ओके। आपने मोंगोडीबी पे काम किया हो तो मोंगोडीबी के अंदर जो डेटा होता है आप एसक्यूएल में टेबल कहते हो, टेबल, राइट? तो उसी को मोंगोडीबी में आप क्या कहोगे? नहीं कहते कि टेबल में डेटा स्टोर हुआ, टेबल में डेटा स्टोर हुआ, राइट? तो मोंगोडीबी में कहाँ डेटा स्टोर होता है? टेबल में स्टोर होता है, किस में स्टोर होता है? वर्ड नहीं है। ओके, ठीक है। अगर आपको मोंगोडीबी से डेटा रिट्राइव करना है, ठीक है, तो आप मोंगूस का कौन सा फंक्शन यूज करोगे? सेव करना हो तो? सेव। फाइंड बाय आईडी ऐसा कुछ यूज किया है? हाँ, वो डेटा सर्च करने के लिए मोंगोडीबी में तो फाइंड किसके लिए यूज होता है? मतलब जो सेम वर्ड है वो फाइंड। ओके, ठीक है। आपने कितने नोड पैकेजेस यूज किए हुए? एक्सप्रेस किया हुआ है, हम्म, नोडमोन, ओके, बॉडी पार्सर। ओके, ओके। आपने इवेंट बेस्ड एप्लीकेशन पे काम किया हुआ? नहीं, अभी तक सॉकेट, ठीक है। अगर आपको क्रड एप्लीकेशंस बनाना कहे नोड के अंदर तो आप बना लोगे? हाँ बना सकते हैं। ठीक है। आपने ऑथेंटिकेशन कंसेप्ट किया हुआ? हाँ, मतलब इतना डीपली नहीं बैठे। किससे किया? बैकएंड में नोड में आप ऑथेंटिकेशन कंसेप्ट किससे करते हो? JWT टोकन। JWT टोकन। व्हाट इज JWT टोकन? उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? उसका ज़रूरत है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। एक ये, जैसे कि जैसे कि कोई यूज़र लॉगिन होने के लिए आता है तो वो सब के यूनिक टोकन बनते हैं जब रजिस्टर होता है यूज़र। तो वो टोकन जब मैच होगा तो ही यूज़र को लॉगिन होने दिया जाएगा, और उस टोकन के ऊपर यूज़र का सारा डेटा मैच कर सकते हैं। वो टोकन कहाँ स्टोर होती है? वो टोकन यूज़र के कुकीज़ में स्टोर होते हैं। ओके। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेशन एंड कुकी? सेशन मीन्स सेशन को एक्सपायर करना पड़ता है। वो सेशन एक्सपायर हो जाता है सेट किया हुआ, और कुकीज़ स्टोर रहती है जब तक क्लियर ना की जाए तब तक। ओ, मतलब कुकी में एक्सपायरेशन टाइम नहीं होता है ऐसा? हाँ, वो हम सेट कर सकते हैं तो दोनों का। फिर सेशन में भी टाइम सेट हुआ और कुकी हाँ, में भी? कुकी। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेशन एंड कुकी? मतलब सेशन में जैसे सेशन एक्सपायर होता है तो डेटा चला जाता है। तो कुकी में नहीं चला नहीं, जाता? कुकी। श्योर, ठीक है। रिडक्स पे काम किया हुआ है? रिडक्ट पे? नहीं।
आप जैसे कि नोड में कोई एपीआई बनाते हो और अगर आपके पास कोई फ्रंट एंड ना हो और उस एपीआई को टेस्ट करना हो तो आप किसका यूज़ करते हो? थंडर क्लाइंट का यूज, थंडर क्लाइंट, ओके। और दूसरा कुछ? पोस्टमैन, पोस्टमैन, मतलब पोस्टमैन का आपको नॉलेज है? थोड़ा बहुत थंडर क्लाइंट का। ओके, ठीक है। फ्रंट एंड साइड अगर आप एपीआई कॉल करते हो रिएक्ट के अंदर तो आप किसका यूज़ करते हो? एपीआई कॉल करने के लिए किसका यूज़ करते हो? मतलब npm स्टार्ट का, नहीं, npm स्टार्ट से थोड़ी एपीआई कॉल नहीं वो तो, आप एक्सियोस का यूज़ करते हो, हाँ, फैच का Axios, यूज़ Fetch, करते हो या अजेक्स का यूज़ करते हो, Fetch, किसका आप किसका यूज़ करते हो बेसिकली? फेच का किया थोड़ा। फैच का यूज़ करते हो, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सियोस, अजेक्स एंड फैच? ठीक है। रिएक्ट क्वेरी का यूज़ किया हुआ है आपने? नहीं, अगर आप मान के चलो आपके साथ बैकएंड से एपीआई कॉल हुई, फ्रंट एंड साइड डेटा आ गया, बैकएंड से एपीआई आपने कॉल की फ्रंट एंड साइड और आपके पास फ्रंट एंड में डेटा आ गया, ठीक है। पहली बार आप पेज में गए, बैकएंड से डेटा लेकर आया और फ्रंट एंड में आ गया, फिर आप दूसरे कंपोनेंट में गए और दूसरे से वापस फर्स्ट कंपोनेंट में आओगे, तो क्या फर्स्ट वापस से डेटा लेने जाएगा या नहीं लेने जाएगा? नहीं लेने जाएगा, वो स्टोर ही रहेगा वो डेटा। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका टेम्पररी लिस्ट बना के स्टोर कर सकते टेम्पररी लिस्ट बना